हेलो एवरीवन। अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इस क्लास में अपन लाइंस और उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बेसिकली अपन क्या देखेंगे कि भाई ये जो लाइंस के टाइप क्या क्या होते हैं, कि जैसे पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं, परस्पर रेखाएं, वो सब देखेंगे। और उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं और वो निकालते कैसे हैं, मतलब वो हर एक चीज़ अपन आज डिटेल में देखेंगे। और बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आज की क्लास में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले आता है लाइंस और उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो तीन तरह की अपनी लाइनें होती हैं। इस तीन तरह के अलावा और कोई लाइन का टाइप एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। कि जैसे देखो, पेयर ऑफ लाइन की अपन ऑब्वियसली बात करते हैं यहाँ पे, तो दो लाइनों के ऊपर बात करेंगे। जैसे सबसे पहला टाइप होता है जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं अपनी। ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं कि दो ऐसी रेखाएं, या फिर जिनको प्रतिच्छेदी भी बोलते हैं अपन हिंदी के अंदर, कि दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं यानी काटती हैं। ठीक है। फिर सेकंड टाइप क्या आता है, ऐसी रेखाएं जो पैरेलल लाइंस होती हैं। वो कैसी होती हैं कि ये पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करती हैं, यानी ये अनंत तक ऐसे ही चलती रहेंगी। ठीक है। और एक तीसरी तरीके की अपनी जो लाइन होती है वो कोइंसिडेंट लाइन होती है, यानी परस्पर रेखाएं कि इसी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए। तो इसको अपन बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो परस्पर बोल देते हैं। ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश के नाम आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन तरह की लाइनें होती हैं, तो इन तीनों के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे और फिर अपन इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आ जाती हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस मैंने क्या बताई कि ऐसी दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती या फिर इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि इनके बीच की आप कहीं पे भी दूरी नापोगे तो वो दूरी हमेशा बराबर मिलेगी। भाई अगर दूरी कम ज़्यादा होने लग जाएगी, जैसे देखना, यहाँ पे दूरी ज़्यादा है, फिर दूरी कम हो गई, फिर दूरी और कम हो गई, फिर और कम हो गई, तो ये पक्का है कि आगे जाके मिल जाएंगी। अगर ये मिल गई तो ये फिर ये पैरेलल लाइंस नहीं रह पाएंगी। तो इनका जो डिस्टेंस है, बीच की दूरी, वो बराबर रहना नेसेसरी है। अब क्या हो गया कि ये जो दोनों लाइनें हैं ये पैरेलल हैं। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपन इस चीज़ से कैसे निकालेंगे? और इस चीज़ को याद करने के लिए आपको बेस्ट ट्रिक बताता हूँ कि भाई जितने पॉइंट्स पे कोई लाइन एक दूसरे को कट करेंगे उतने ही तो उसके सॉल्यूशन आते हैं। जैसे अपन ने कल की क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। एक सेकेंड। ठीक है। जैसे अपन ने कल की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करे थे जिनमें अपन ने दो लाइनों को इंटरसेक्ट करवाया था। तो ये वाला जो पॉइंट था ये ऐसा पॉइंट था जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा था और इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा था। यानी कि इसका एक हल आ रहा था, एक सॉल्यूशन आ रहा था, ये वाला। तो भाई जितने पॉइंट्स पे कट करता है उतने सॉल्यूशन आते हैं। ये कभी कट करेंगी क्या? नहीं करेंगी। यानी इसका क्या आएगा? नो सॉल्यूशन आएगा। नो सॉल्यूशन का मतलब जीरो सॉल्यूशन, यानी कि एक भी हल नहीं निकलेगा। बिल्कुल आसान सी बात है। तो अब देखो, इन दोनों लाइनों के लिए जो अपन सॉल्यूशन निकालते हैं उसका फॉर्म क्या होता है लिखने का? भाई अपन ने क्या देखा था कि अगर ये इक्वेशन है, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0। और इसकी इक्वेशन है a2x प्लस में b2y प्लस c2 बराबर 0। इसके अगर अपन को कंडीशन की बात करनी है तो वो अपन ने पहले भी देखा है कि इनका जो रेशियो है वो तो बराबर होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म अलग होनी चाहिए। वो अपन ने स्लोप वाले जब क्वेश्चंस करे थे उनमें देख लिए थे। तो अब अपन कोई प्रूफ नहीं देखेंगे, अब डायरेक्ट अपन रिजल्ट लिखेंगे और उसको याद कर लेंगे। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि भाई a1/a2 तो बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। अगर ये भी बराबर हो जाएगा तो वो फिर एक अलग कंडीशन बन जाती है। तो बस आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, इसमें तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो पैरेलल लाइन की कंडीशंस क्या होती हैं, वो ये होती है। और इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है, यानी जीरो सॉल्यूशन आता है। और पैरेलल लाइन होती कैसी हैं, बस तीन चीजें आप ध्यान रखोगे, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कैसे होती है? संपाती रेखाएं, यानी कि जो एक के ऊपर एक होती है, मतलब इनको परस्पर रेखाएं भी बोला जाता है। यानी कि जैसे देखो, ये एक लाइन बनाई और इसी के ऊपर अपन ने एक दूसरी लाइन बना दी। तो मैंने क्या बोला था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, कि जितनी जगह पे कट करती है उतने सॉल्यूशन आते हैं। ये कहीं कट नहीं कर रही थी इसलिए जीरो सॉल्यूशन। ये अनंत जगह कट कर रही है, जैसे देखो यहां भी कर रही है, 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 यहां भी कर रही है। यानी कि इसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, यानी कि अनंत हल आते हैं। ठीक है। अब अनंत हल आते हैं तो उन अनंत हल निकालने के लिए कोई कंडीशन भी होगी। इसमें वो कंडीशन आती है
कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और ये भी बराबर C1 अपॉन C2 के। आसानी से याद हो जाएगी अपन को ये वाली कंडीशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरी जो अपनी लास्ट लाइन बचती है वो होती है इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं भाई? दो ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को कट करेंगी। अब एक जगह पे कट कर रही है यानी इसका एक सॉल्यूशन आएगा, मतलब एक हल आएगा। और इसकी कंडीशन क्या होगी कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी कि जो लाइनों की अपन इक्वेशन लिखेंगे उसमें A1 और A2 का जो रेशियो होगा वो B1 और B2 के बराबर नहीं होगा, तभी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बन पाएंगी। क्योंकि अपन ने देखा था, देखो कल की क्लास में, कि जैसे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 दे रखा था, एक दूसरी लाइन थी A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 था, और अपन को x और y निकालने थे। जब वो एक जगह पे कट कर रही थी तो अपन ने क्या किया था कि या तो इसमें से x निकाल के इसमें रखा था, या फिर इन दोनों को अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, जो मैंने बताया था कि आप या फिर एलिमिनेशन मेथड लगा के कि इससे इसको कट कर दो और फिर सॉल्यूशन निकालो। तो भाई इसमें A1 और A2 और B1 और B2 का अगर रेशियो ही बराबर हो जाएगा तो फिर तो ये पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट लाइंस ही बन जाएंगी। इसलिए प्रतिच्छेदी का ये वाला आपको रट लेना है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, लेकिन याद होना चाहिए क्योंकि जितने भी आगे अपन आज की क्लास में 8-10 क्वेश्चन करेंगे वो सारे इन्हीं 3-4 चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब डायरेक्टली अपन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को कि ये ग्राफ गिवन है, इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, मतलब कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब देखो एक बात बताना बस मेरे को, अपन ने 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़े। एक तो कि जीरो सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं। एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। जीरो तो था अपना पैरेलल में, इनफाइनाइट था कोइंसिडेंट यानी संपाती रेखाओं में। और एक अपन ने पढ़ा प्रतिच्छेदी रेखाएं जिनमें एक हल आ रहा था। दो हल कभी आए थे क्या आपने? किसी में नहीं आए थे, यानी ये वाला ऑप्शन तो पहले ही कट गया है, सी वाला तो। अब बाकी अपन देख लेते हैं, इनका रेशियो लेना होता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रेशियो जब लेंगे तो साइन जरूर आएगा, क्योंकि भाई देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे A1 अपॉन A2 लिखना है। अरे तो A1 अपॉन A2 में साइन के साथ में आएंगी चीजें, ठीक है। तो जैसे देखो क्या आ जाएगा, 2/1, 2/1 बराबर में भाई -2 और -1, ठीक है, बराबर में। अभी बराबर का पता नहीं है, वो बाद में चेक करेंगे अपन। ये +2 और ये -6, तो ये +2 और -6, अब इनको अपन चेक करेंगे। तो देखो क्या होगा भाई, ये तो 2/1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस से माइनस कट के ये 2/1 आ गया, ये माइनस का 1/3 आ जाएगा। यानी कि ये दोनों तो बराबर है पर ये बराबर नहीं है। कहाँ की कंडीशन लग रही है? एग्जैक्टली आपको ये कंडीशन नहीं दिख रही क्या कि पहले बराबर और बाद में बराबर नहीं? यानी कि ये तीनों लाइनें कैसी हो गई हैं? ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइंस हो गई हैं। पैरेलल लाइंस के अंदर क्या आते हैं? जीरो सॉल्यूशन आते हैं, क्योंकि कहीं कट ही नहीं करती हैं। जीरो सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे चलो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निपटाएंगे क्योंकि कोई भी ऐसी हार्ड चीज नहीं है। जो टाइम देने वाला होगा उस पर टाइम भी देंगे। भाई एक इक्वेशन ये है, एक ये है, ये पैरेलल इसने दे दी है तो के की वैल्यू पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अभी करके हैं। भाई 4/2 के, मैं रेशियो लिख रहा हूँ, एक्स के साथ 4 है, एक्स के साथ 2 के है, बराबर में वाई के साथ में 7 है और वाई के साथ में 21 है। और ये बराबर नहीं होगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है? 33/67 के बराबर नहीं होगा। तो इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को तो यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी, वही अपन को चाहिए। तो देखो क्या होगा, 2 से 4 कट गया 2 बार, 7 से 21 कट गया 3 बार। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k इंटू 1 तो क्या आ गया, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। k की वैल्यू 6 आ रही है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब बताओ, एक एक सेकंड के अंदर निपटने वाले क्वेश्चन नहीं है क्या? अरे बिल्कुल है भाई, और बहुत आसान है। अब ये देखो, सिलेक्शन फेज 11 का क्वेश्चन है। अब बताओ अपन जो पढ़ रहे हैं वो काम का है या नहीं है? देखना, इनमें से p की मतलब क्या वैल्यू होगी इन दोनों समीकरणों के लिए जब कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन किस में पढ़ा अपन ने? इनफाइनाइट लाइंस में। इनफाइनाइट की कंडीशन यहाँ पे अब काम आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। इनफाइनाइट की कंडीशन क्या होती है? A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका तो कोई रोल नहीं होता है, अपन सिर्फ इन पे फोकस करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे भाई, 18/P, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, 36/-54, 36/-54। और वो बराबर वाला लिखने की नीड नहीं है अपन को। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 18 से 36 कट गया 2 बार, 2 से 54 कट गया 27 बार, यानी कि P क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। -27 सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल से करेक्ट हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सोल्व होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें बोला है कि k एक कांस्टेंट है और ये इक्वेशन दे रखी है, इनका यूनिक सॉल्यूशन है इफ, ये IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यानी कि यदि या और केवल यदि, जो भी है वो देख लेना।
यूनिक सॉल्यूशन अपन ने क्या पढ़ा, यानी यूनिक का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान रख लेना भाई, कई बच्चों को नहीं पता होती हैं ये चीजें। यानी कि वन सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन। तो एक हल अपना किस में आया था, प्रतिच्छेदी रेखाओं में आया था। प्रतिच्छेदी की कंडीशन क्या थी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, बिल्कुल थी ये कंडीशन। अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, a1/a2 का मतलब k/4, और ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए y के साथ में, यहाँ एक है, यहाँ y के साथ में k है, तो y और बटे में k, सॉरी y के साथ में यहाँ 1 था, तो 1/k। ये मल्टीप्लाई करेंगे k का स्क्वायर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, यानी k का स्क्वायर नॉट इक्वल टू होना चाहिए 4k। एक बात बता देता हूं, आज ही ध्यान रखना, यहाँ पे आप रूट लेोगे ना तो स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, और इधर क्या होगा, 4 का रूट 2 तो आएगा। लेकिन भैया जी मेरे को एक बात बताओ, आप इस आंसर को टिक करोगे या इस आंसर को टिक करोगे? सोचो एक बार इस चीज को, और फिर मेरे को बताओ कि मैं कौन सा आंसर टिक करूं। सोचा आपने? भाई कई बच्चे बोले होंगे कि के नॉट इक्वल टू 2 कर दो, कई बच्चे बोल रहे होंगे मोड के नॉट इक्वल टू 2 कर दो। एक बात बता देता हूं, प्लस के 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस के 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। कम से कम भी 25 बार ये बात मैं बता चुका हूँ। तो मेरे को एक बात बताओ, +2 लिखो चाहे -2 लिखो, अगर दोनों हल मेरे को लिखने हैं तो मैं मोड लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? बिल्कुल लगाना पड़ेगा भैया जी मोड, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई करती हैं। अगर ये उल्टा पूछ रहा होता कि मतलब अपन को k बराबर 2 दिया होता और फिर k का स्क्वायर करना होता, तो अपन 4 बता देते बिना मोड के। लेकिन जब रूट करते हैं तो मोड हमेशा लगाना है। बाकी के चैप्टर्स में अपने मोड का कोई रोल नहीं होता है, इस चैप्टर में रोल है और ऑप्शन में दे रखा है। तो समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रहा है तो रट के काम निकालो। तो यानी कि मोड ऑफ के नॉट इक्वल टू 2, जो सी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है इन दोनों लाइनों के। भाई दो तो कभी नहीं हो सकते हैं, या तो 0 होगा या 1 या फिर इनफाइनाइट। कंडीशन लिख लेते हैं, 4/2 आ जाएगा। बराबर में यहाँ देखो -1 है, यहाँ -8 है, ठीक है, और बराबर में यहाँ 2 है। ये ध्यान से देख लेना आप, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होंगे। 4x - y बराबर 2 है, और 2y -8x + 4 बराबर 0 है। सारी कंडीशंस फेल हो गई। ये जो लिखा है ये भी गलत लिखा गया है। कैसे गलत है? जानबूझ के गलत करवाया गया है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, दे सकता है भाई घुमा के। भाई पहले y लिख देगा फिर x लिख देगा, उसका क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क तो अपने पड़ेगा। तो देखो, x के साथ 4 आएगा, 4 लिखा, x के साथ -8 है तो -8 लिखा, बराबर में भैया -1 है, -1 लिखेंगे। वहां y के साथ में 2 है, 2 लिखेंगे। बराबर में 2 है, इसको उधर लेके जाओ पहले, और -4 लिखो। अब बताओ सेम हुई बात या नहीं हुई? या तो इसको इधर ले आओ तो -2 बनेगा, तो फिर -2/4 आता। इसको उधर लेके गए तो 2/-4 आ गया, बात तो एक ही हुई ना। अब ये देखो, मेरे को एक बात बताना, ये है माइनस में 1/2, ये ऑलरेडी -1/2 लिखा है, ये भी -1/2 है। भाई तीनों चीजें बराबर कहाँ आती हैं? अनंत हल के लिए आती हैं। कब? जब कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, परस्पर रेखाएं, यानी अनंत हल आ जाएंगे। डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ इससे इजी कुछ होगा क्या? अगर आप तीनों कंडीशंस रट लेते हो तो इस टॉपिक से इजी कोई टॉपिक नहीं है, और क्वेश्चन 100% मिलना है, ठीक है। एनटीपीसी में तो श्योर है एक क्वेश्चन इस चीज का, ठीक है। और बाकी अपनी भी एग्जाम्स में 100% आते ही रहते हैं, लगभग शिफ्ट्स में मिल जाते हैं क्वेश्चन। क्या बोला है कि इनमें से m के किस मान के लिए समीकरणों की प्रणाली अनंत हल देगी? अनंत हल का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि किस में आते हैं, कोइंसिडेंट में। तीनों चीजें बराबर करो, यानी क्या आएगा, 17/23। और देखो इधर क्या लिखा है, ठीक है, CGL मेंस 2022, बराबर में क्या आएगा, m/299, बराबर में क्या आएगा, 102/138। सॉल्व करो, बच्चों का खेल है अब तो सॉल्व करना। भाई अगर या तो इन दोनों से आंसर निकाल लो या इन दोनों से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से। 23 से काटेंगे, 23 एकम 23, 69 आएगा, 23 से 13 बार कटेगा। m निकालना है, 17 और 13 को गुणा कर देंगे, 221 आ जाएगा। 221 इसमें लिखा है, ये 1 है, ये चेंज कर लेना, 221 अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। और बाकी अगर कैलकुलेशन करना मुश्किल लग रहा है तो 7 को 3 से करके 21 एक यूनिट डिजिट आता है, एक यूनिट डिजिट इसमें लिखा है, तो ये आंसर हो जाएगा। CGL मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। अब बताओ इससे इजी क्या होगा? सिर्फ अपन को छोटा सा रिजल्ट रटना है। तो भाई बार बार अगर ये चीज बोल रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो प्लीज रट लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन देख के बहुत खुशी मिलेगी बाद में, ठीक है। वरना धोखे में ही रह जाओ कि कर लेना चाहिए था, कर लेना चाहिए था, ये सब रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर से इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मैं नहीं करवा रहा, आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में करके आंसर बताना। इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है,
तो ये मैं करवा देता हूँ, ICAR टेक्नीशियन के अंदर आया हुआ है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इसने बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। मतलब पहले अपन को P और Q जो मान आएंगे उनका योग करके आंसर बताना है। अब P और Q कैसे निकलेंगे, वो यहाँ से निकलेंगे। इसने अनंत सॉल्यूशन बताए हैं, लगभग क्वेश्चन अपन ने अनंत के देखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन क्या होती है, 2/P+Q। अरे भाई x के साथ 2 लिखा है, x के साथ P+Q लिखा है, यही किया है मैंने। यहाँ पे देखो y के साथ 3, यहाँ पे y के साथ में ये, यानी क्या आ जाएगा 2/2P-Q, और बराबर में क्या आएगा 7/21। पहले तो इन दोनों को सोल्व करके एक इक्वेशन बनाओ, फिर इन दोनों को सोल्व करके एक इक्वेशन बनाओ, 2 इक्वेशन बनेंगी, फिर उनसे P और Q आएगा। पहले पॉज करो, पॉज करो, अभी के अभी करो, पॉज नहीं किया आपने, मेरे को पता है, पॉज करो और सॉल्यूशन निकालो, ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का। और अब मेरा सॉल्यूशन आप देखो, क्या करना है, सोल्व करना है। पहले मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं, तो 2/P+Q बराबर 7/21 का मतलब 1/3 हो गया, अपन 1/3 ही काम में लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। P+Q बराबर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो क्या आ जाएगा 3/2P-Q बराबर 1/3। कंपेयर करो, क्या आएगा 2P-Q बराबर 9। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, जोड़ दूंगा, ये तो कट जाएंगे, ये बनेगा 3P और ये क्या बनेगा 15। P निकालूंगा, 5 बार काट देगा, P की वैल्यू 5 आ गई, P5 यहां रखेंगे, तो Q बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो P और Q निकल गया। इसने क्या पूछा था, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ P एंड Q, यानी P और Q के मानों का योग। P और Q के मानों का योग करेंगे, 5 और 1 6, आंसर आ जाएगा ए वाला ऑप्शन। अब बताओ कितना शानदार क्वेश्चन है ये वाला, ICAR टेक्नीशियन के अंदर पूछा हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अपनी भी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। और करना क्या है भाई, अनंत हल के लिए जो कंडीशन होती है वो लगानी है, और अपन को P और Q का मान करके योग बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन, आज की स्लाइड्स के अंदर जितने बढ़िया क्वेश्चन है उतने अपन ने कोई सी भी क्लास में नहीं किया। IBACI का पेपर होता है एक, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसके अंदर आया हुआ है ये, ठीक है, इंटेलिजेंस ऑफिसर का पेपर होता है ये, तो काफी तगड़ा क्वेश्चन होगा लेवल का, क्या बोला है, लेकिन अपन ऐसे कर देंगे इसको। असर्शन और रीजन दिया है, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक तो स्टेटमेंट देगा, फिर उसका रीजन देगा, ये बताने की पहली बात तो दोनों में से दोनों सही है या गलत है, और फिर ये इसका रीजन है या नहीं है, ये होता है इस क्वेश्चन का मतलब। तो देखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, 2 इक्वेशन दे रखी है, इनका नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। के लिए इसने 14/3 दे रखा है भाई, पहले अपन इक्वेशन तो लिख लें क्या है। तो मैं एक बार सारी चीजें हटा देता हूँ, रूल यानी कि जो कंडीशन है वो ध्यान में रखना। क्या लिखा है इसने, ये 2 इक्वेशन लिखी हैं, तो कंडीशन में मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा 9/7 बराबर में 6/K और बराबर में 11/9। इसने बोला है, अच्छा पहली बात तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, पहले दोनों बराबर और बाद में बराबर नहीं होता है, ये कंडीशन होती है। के इसने बोला है 14/3 रखो, तो के की जगह 14/3 रख दो, तो बराबर क्या आ जाएगा 14, और बटे 3 है वो ऊपर चला जाएगा। अब क्या होगा, देखो 3 से 9 कट गया 3 बार, 7 से 14 कट गया 2 बार, ये 3 दूनी 6 बराबर 6 आ गया, यानी कि ये दोनों तो बराबर आ गए, और यहाँ 11/9 लिखा है, बिल्कुल बराबर नहीं होगा। यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है ये तो सही है, अभी तक के लिए पहला स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड पे आ जाओ एक बार, कि समीकरणों की प्रणाली, ये 2 प्रणाली देखें, इनका कोई हल नहीं होगा, यानी कि वही पैरेलल लाइन की कंडीशन दे रखी है इसने, A/D बराबर B/E नॉट बराबर टू C/F, एकदम सही लिखा है इसने, क्योंकि देखो A/D बराबर होगा B/E के और बराबर नहीं होगा C/F के, यही दे रखा है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि पहली बात तो ये कि अगर मैं ऑप्शंस पे जाऊं तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा भाई, आर फॉल्स थोड़ी है, ए फॉल्स नहीं है, ये दोनों ही गलत हो गए, ए भी ट्रू है आर भी ट्रू है, अभी तक ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताना कि ये इसका रीजन है या नहीं है। अरे भाई यहाँ पे भी यही चीज दे रखी थी कि भाई नो सॉल्यूशंस के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, और यहाँ पे भी यही कंडीशन दे रखी है, बिल्कुल है इसके लिए ये रीजन, यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जो डी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। एक नंबर का बढ़िया क्वेश्चन था ये, और ऐसे ही क्वेश्चन अपन को अटेम्प्ट करने आने चाहिए, ताकि एग्जाम के अंदर कहीं कोई दिक्कत ना आए। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, कॉनकरेंट वर्ड है, ध्यान देना इस वर्ड के ऊपर, कॉनकरेंट लाइंस लिखा है समवर्ती, अपन पहले समपाती रेखाएं पढ़ रहे थे या फिर अपन को इंसिडेंट लाइन पढ़ रहे थे, ये कॉनकरेंट लाइंस है। कॉनकरेंट लाइंस कौन सी होती हैं, जो एक पॉइंट से गुजर रही होती हैं, ये कॉनकरेंट लाइंस होती हैं। और ये चीज अपन कल की क्लास में 5 नंबर की क्लास में 4 या थी 5 या थी जो भी थी, उसके अंदर अपन ये पढ़ के आए हुए हैं। क्या पढ़ा था अपन ने कि भाई अगर ये कितनी भी लाइंस दे दे वो एक पॉइंट से पास होंगी, मतलब ये एक पॉइंट हर एक लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि
पूछा क्या है इसने क्वेश्चन में, के की वैल्यू पूछी है, के कहाँ है, के इस इक्वेशन में है। इस इक्वेशन पे बाद में आएंगे, पहले इन दोनों को हल करके इनका सॉल्यूशन तो निकालो, एक्स और वाई की वैल्यू तो निकालें अपन। तो 5x माइनस 2y बराबर 6, सेकेंड लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 29। दोनों इक्वेशन हल कैसे होंगी, कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को या तो एलिमिनेशन मेथड से कर लो या सब्स्टिट्यूशन से, जैसा आपका मर्जी करे वैसे कर लो। भाई मैं इसको तो 2 से गुणा कर रहा हूँ, इसको 5 से गुणा कर रहा हूँ। ऊपर वाली क्या आ जाएगी 10x माइनस 4y बराबर में 12, नीचे वाली आएगी 10x प्लस 15y और बराबर में, ये कितना आ जाएगा 145। अब देखो इनको सोल्व करेंगे तो माइनस करेंगे इन दोनों को, ये तो कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 19y, और यहाँ क्या आ जाएगा भाई 45 में से 12 घटाना है, तो ये आ जाएगा 1 3 और 3, और माइनस का आएगा। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, 19 से ये कटेगा 7 बार, यानी y की वैल्यू 7 आ गई। अब y 7 आप किसी भी इक्वेशन में रख दो x आ जाएगा। अपन y रख देते हैं, तो मैंने y रखा यहाँ पे, तो 7 चौके 28 हो गया, 28 12 में जाके जुड़ेगा तो 40 बन जाएगा। 10x बराबर अगर 40 है तो x की वैल्यू 4 आ गई, ये y 7 है, x 4 है। अब इसने तो मेरे से k की वैल्यू पूछी थी, इक्वेशन दे रखी है इसने 8x प्लस 3y बराबर k। अरे भैया जी x और y क्या होते हैं, ऐसी वैल्यूज जो हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब ये वाला बिंदु ये वाला बिंदु इनको भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें x और y को पटको, आंसर आ जाएगा। तो देखो x की जगह 4 रखा, 8 गुणा 4 32 हो गया, y की जगह पे 7 रखा 21 हो गया, बराबर क्या आएगा, ये कितना बन जाएगा 53 बन जाएगा। के ही पूछा था अपन से, 53 आंसर आ गया, सेकंड ऑप्शन। अब बताओ, बड़ा होने से और कैलकुलेटिव होने से फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम मैनेज करके ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। आसान होना चाहिए वो चीज, मतलब आपके समझ में दिमाग में होनी चाहिए, फिर आप कुछ भी सोल्व कर सकते हो और कुछ भी क्रैक कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। कितना शानदार क्वेश्चन है ये, शायद मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें देखो क्या बोला है कि ग्राफ ऑफ इक्वेशन दे रखा है, इसको ये इंटरसेक्ट करता है वाई एक्सिस को अल्फा कोमा बीटा पे। क्वेश्चन को समझना, एक बार 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पहले समझो फिर ही आंसर पे जाओ, वरना कोई मजा नहीं आएगा। फिर बोला है कि एक और ग्राफ है जो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को करता है इस पॉइंट पे, तो ये अल्फा बीटा गामा और डेल्टा के जोड़ की वैल्यू पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से देखो कैसे होगा सॉल्व, मैं बताता हूँ, डरने की बात नहीं है। देखना आप 2 लाइनों में आंसर आएगा। भाई x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है पहली इक्वेशन, ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है अल्फा कोमा बीटा पे, y एक्सिस पे, यानी कि ये अपनी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये कोई लाइन है, मान लो रैंडमली ऐसी एक लाइन है, कैसे भी हो सकती है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे। यहां पे अगर ये y एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है, जो इसने पॉइंट बताया है अल्फा कोमा बीटा ये वाला, तो भाई इस y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, यानी कि x की जगह पे 0 रख सकता हूं मैं, तो x बराबर तो 0 है, x की जगह पे 0 रखा, यानी क्या आया -7y बराबर -42, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू 6 आ गई। भैया जी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, मतलब अल्फा कोमा बीटा क्या आ गया अपना, अल्फा कोमा बीटा आ गया 0,6। ऐसी तरीके से गामा कोमा डेल्टा निकाल लो। तो अगली इक्वेशन क्या दे रखी है, अगली दे रखी है 6x प्लस वाई माइनस 15 बराबर 0, ये वाला x एक्सिस को कट करता है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि y को 0 पटको, y को 0 पटका, तो देखो क्या आया 6x माइनस 15 बराबर 0, उसको उधर भेज दिया तो 6x बराबर 15 हो गया। x की वैल्यू निकाली मैंने, तो क्या आई 15/6, 3 से काटा तो क्या आई 5/2, यानी कि गामा और डेल्टा की वैल्यू आ गई। देखो पहले अपन ने y को 0 पुट किया था, यानी y बाद वाली वैल्यू होती है, पहले x आता है, यानी पहले अपना ये गामा आया है 5/2 और डेल्टा 0 आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन में वो और कुछ भी प्लस माइनस भी पूछ सकता था, इसलिए गामा डेल्टा जानना जरूरी है। अभी तो उसने सारे जुड़वाए हैं, तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर क्या है, इसने तो पूछा है कि इन सभी का जोड़ बताओ, तो इन सभी को जोड़ दो, तो 0 और 0 का तो कोई रोल नहीं है, 6 प्लस 5/2 करना है, 12 और 5 17/2 आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको बहुत ही मजा आएगा ये वाला क्वेश्चन करके। तो अगर आपको मजा आया है तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसने बोला है कि ग्राफ ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी पे, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो मैं नहीं करवा रहा, मेरे को पता है थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे मैं करवा दूंगा, तो आप मेरे को पता है छोड़ दोगे इसको, ऐसे इग्नोर कर दोगे। अगर इसमें आप थोड़ी सी मगजमारी करोगे तो आपके दिमाग में चीज बैठेगी। करना कुछ नहीं है, छोटा सा हिंट दे देता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को कुछ भी करके सेम बना के काट पीट के इनके सॉल्यूशन निकाल लेना, एक्स और वाई।
वही एक्स और वाई का मतलब ए और बी है, और वो ए और बी इन दोनों में रख के आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। बाकी अगर किसी को भी नहीं आएगा, कोई भी डाउट रहेगा, तो अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अपन चलते हैं अगले वाले पे। इसने बोला कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दे रखा है लाइज ऑन द ग्राफ ऑन द इक्वेशन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि दो समीकरण दे रखे हैं, इन समीकरणों का ग्राफ का जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वो समीकरण कौन से के मतलब सेटिस्फाई करेगा। कुछ नहीं है कचरा एकदम, पर बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या करवा रहा है, इन दोनों से अपन को एक्स और वाई निकलवा रहा है, और ये पूछ रहा है कि वो एक्स और वाई इन दोनों में से किसको सेटिस्फाई करेगा। किसको करेगा बताओ मेरे को। ये लिखा है 147x माइनस 231y बराबर में 525। ये लिखा है 77x माइनस में 49y और बराबर में 203। अब लेकिन इस बच्चे मतलब इस क्वेश्चन में काफी बच्चे ये बोलेंगे कि भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे एग्जाम में अगर आ गई तो। मैं बताता हूँ इसका एक आसान तरीका बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, घूम फिर के आएगा मतलब। तो जिसको समझ में आता है वो प्लीज समझ लेना, जिसको नहीं समझ में आता वो अपने तरीके से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज के अंदर। मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो देखो पहले ये दोनों इक्वेशन दे रखी है, मेरे को एक चीज क्लियर कट नजर आ रही है कि ये वाली इक्वेशन 7 से डिवाइड हो रही है, तो मैं इसको 7 से डिवाइड करके लिख रहा हूँ। तो देखना क्या आएगा भाई, 7 से डिवाइड किया तो आ गया 11x माइनस 7y, और यहाँ पे आ जाएगा 7 दूनी 14 और 29 आ जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन भी डिवाइड होती हुई दिख रही है, किससे हो रही है देखो भाई, आप भी देखना, नोटिस करना चालू करो इन चीजों को, वरना कोई सेंस नहीं निकलेगा। 21 से डिवाइड हो रही है ये वाली इक्वेशन, तो देखो 21 से ये तो आ गया 7x, ये आ गया 21 से 21 एकम 21, फिर 21 एकम 21 यानी 11y, और बराबर में 21 से इसको काटा तो 21 दूनी 42, और फिर 21 से 5 बार 25। अब देखो जब भी आपके पास में ऐसी कोई इक्वेशन मिल जाए जिसके अंदर यहाँ 7 हो, यहाँ 11 यहाँ 11 हो, मतलब ऐसे ये बराबर हो, तो इन दोनों इक्वेशनों को आप एक बार जोड़ के लिखो, एक बार घटा के लिखो, आपकी कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व अपने तरीके से कर सकते हो। इसको 11 से गुणा कर दो, इसको 7 से गुणा कर दो, तो ये 77 77 बन जाएंगे, कट जाएंगे, एक्स और वाई आ जाएगा, कर लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चनों को पहले जोड़ के लिखो। तो भाई 11 और 7 क्या बन गया 18x, और माइनस में 11 और 7 क्या बन गया 18y, और बराबर में जोड़ के लिख रहे हैं तो 29 और 25 कितना बन जाएगा 54 बन जाएगा। अब एक बार घटा के लिख दो, तो घटा के लिखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लिख लो, मतलब 11 में से 7 घटा दो तो क्या आ जाएगा 4x, माइनस 7 माइनस माइनस 11, माइनस 7 माइनस माइनस 11 यानी माइनस 7 प्लस 11, तो 11 में से 7 जाएगा तो फिर भी 4 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस के अंदर 4y आ गया, और 29 में से 25 घटा दो तो 4 आ जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्लियर कट दिख रहा है कि 18 का भाग और 4 का भाग दे सकते हैं। तो ये तो आ गई x माइनस वाई बराबर 3, ये आ गई x प्लस वाई बराबर 1। अब ये मैंने आपको पहली बार ऐसा तरीका समझाया तो इतना टाइम लगा है, बाकी मुश्किल से मुश्किल ये क्वेश्चन आप 30 से 40 सेकंड में कर सकते हो। ये काटा पीटी जो करने वाला काम है वो बहुत आसान है, क्योंकि ठीक है। अब यहां से मेरे को x और y निकालना है। x अगर निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 3 और 1 4, 4 का आधा 2। y अगर निकालना है तो दोनों को घटा के आधा कर दो, तो घटा के आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन एक किसका आएगा माइनस का आएगा, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने x और y की वैल्यू निकाली है। अब इन दोनों को सोल्व करके तो आप x और y निकाल सकते हो, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस x और y निकाला है। इन दोनों को सोल्व करके वो आप भी इजीली फाइंड कर सकते हो, कर लेना। अब क्या पूछा है इसने कि ए इनमें से किसको सेटिस्फाई करेगा। अरे तो भाई सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना है, वैल्यूज पुट करो। अब 2 को माइनस 1 रखो, जैसे देखो यहाँ रखेंगे तो 9 दूनी 18, 18 प्लस 5 पहले में ही 23 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। एक बार आगे वाले में रख लेते हैं। देखो 4 दूनी 8, 8 माइनस 5 ये तो नहीं बन पाएगा। ये 5 दूनी 10, 10 प्लस 4 14 ये भी नहीं बन पाएगा। ये देखो 5 दूनी 10, 10 प्लस 9 ये भी 19 बन पाएगा, नहीं आ रहा है, मतलब पहले ऑप्शन में आ रहा है, सिर्फ पहला करेक्ट आंसर है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 2 लाइनों में होने लायक है या नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बड़ी लग रही है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सीजीएल मेंस 2019 का एक और क्वेश्चन है और फिर लास्ट अपनी क्लास खत्म हो जाएगी यहाँ पे। बस एक क्वेश्चन और बहुत ध्यान से देख लो। ये बोल रहा है वही बात है, ये बोल रहा है वही पीछे वाला सेम क्वेश्चन है कि ग्राफ ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे, तो के की वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना है, आसानी से देखो मैं बताता हूँ। भाई ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे, ये इंटरसेक्ट ऐसे पॉइंट पे करेंगे जहां पे ये सेटिस्फाई करेगा इनको, तो ये रखो इसके अंदर, एक्स की जगह ए रखो, वाई की जगह 4 रखो। भाई खुद अटेम्प्ट कर लो पहले, ठीक है, वरना बाद में परेशानी होगी आप। तो अभी देखो अपन रखते हैं, तो ए 4 मतलब x की जगह a रखा, माइनस 2 इंटू वाई की जगह 4 रखा, और बराबर में 10 आ गया। अब इस इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं, तो 4 इंटू एक्स की जगह a आया,
माइनस में k इंटू वाई की जगह पे 4 आया और बराबर में 2। ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखो 4a, ये 8 बनेगा, उधर जाके जुड़ जाएगा तो 4a बराबर 18 आ गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। यहाँ से देखना 4a और माइनस में 4k और बराबर में 2, ये रख लो। यहाँ से a की वैल्यू निकालो, 18/4 करेंगे मतलब 9/2 आएगी। ये 9/2 यहाँ रख दो, यानी 4 इंटू 9/2 माइनस 4k बराबर 2। ये से 2 बार कट गया, 9 दूनी 18 बन गया। 18 उधर जाएगा तो 18 उधर जाएगा तो 2 माइनस 18 यानी माइनस का 16। ये दोनों कट गए, k की वैल्यू आ गई प्लस का 4। अपन ने से क्या पूछा था क्वेश्चन में? k पूछा था, क्या आ गया प्लस का 4, जो डी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो गया। यानी कि आज की क्लास के अंदर अपन ने सबसे पहले तो अपन ने पैरेलल लाइंस और जो भी 3 तरह की अपनी लाइन होती हैं वो पढ़ी, उनकी कंडीशंस क्या होती हैं वो देखी, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए। फिर अपन ने कुछ इंटरसेक्टिंग लाइन वगैरह के, कॉन्करेंट लाइन वगैरह के क्वेश्चन किए जो अपने एग्जाम्स में भी आए हुए थे। तो अब अपनी 1 या 2 क्लासें और बचेंगी जिनके अंदर अपन ट्राइंगल का एरिया निकालना या फिर जो प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन होते हैं, रिफ्लेक्शन वाले, वो सारे करके इस चैप्टर को रैप अप करके अपन बंद कर देंगे और फिर वो क्लास अपन कर लेंगे क्वेश्चंस वाली। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर, प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।